अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात, आज है 14 अगस्त, आज़ादी का दिन। और इस साल आज़ादी के जश्न का थोड़ा जो मज़ा है, थोड़ा जो रंग है वो निराला है, क्योंकि इसमें एडेड है रंग फ़तेह का, फ़ख्र का और मार्काए हक़ का। इस दफ़ा जो हमने कर दिखाया है मई में, जो हमने अपना कैलिबर दिखाया है पूरी दुनिया को, उसने पूरी कौम का मोराल हाई करके रखा है। और आज की पूरी गुफ्तगू इसी पूरे मामले पर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस साल की आज़ादी का जश्न थोड़ा निराला है कि नहीं, मज़ा दवाला है कि नहीं? बेहतरीन जनाब, न सिर्फ केक है, उसके ऊपर आइसिंग भी है, टॉपिंग भी है, चेरी भी है, फतह की, मार्का बका की, कौम के इकट्ठा होने की, बिल्कुल है। मतलब हमने वो जो कायदे आज़म की स्टेटमेंट थी, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, उसकी लाज रखी या नहीं रखी? अल्हम्दुलिल्लाह, फोर्सेस ने रखी और उसके साथ फिर सारी कौम ने रखी। बिल्कुल, किस तरह हम यूनाइटेड रहे। मुंतशिर कौम थी, उसने एकदम इकट्ठे होके फोर्सेस के साथ खड़ा होके रखी है। हमने सबको प्रूफ कर दिया कि ये ना सोचना कि हम सारे बटे हुए हैं। जब भी हमारी तरफ मैली आंख से देखोगे, हम सारे एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होके तुम्हें दिखा देंगे कि हम हैं क्या। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कौम को ख्याल रखना चाहिए कि इकट्ठा होने के लिए हमला करवाना जरूरी नहीं, ये तो है। अब पहली जरा यूनाइटेड रहो। लेकिन इस पूरे साल में ना, आप ये देखें, मेरे बाल इतनी तेजी से नहीं गिरे होंगे जितनी तेजी से इंडिया के हमने राफेल गिराए। वो मतलब पता ही नहीं चला, शुम शुम शुम, जिन पे उनको इतना फख्र था। सारे जहाज गए, वो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स गए, सब कुछ गया उनका। और उसके बाद आप देख लें मोदी की क्या हालत है। इतनी एम्बैरसिंग सिचुएशन है कि 3 महीने के बाद जाके उसको फोर्स करना पड़ रहा है अपने चीफ ऑफ एयर स्टाफ को कि भाई आप जाएं, सामने जाके कहें कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं, जिनमें 5 फाइटर जेट्स हैं और 1 एवैक है। हाउ एम्बैरसिंग। मुझे आई फील पिटी फॉर द एयर मार्शल। देखिए, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, आपने प्रोग्राम देखा ना उनका? बिल्कुल। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें। और अब जस्ट गो बैक टू मई, जब राफेल गिराने का हमने ऐलान किया तो हमारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? पूरे फ्रेम की, सिर्फ एक शख्स की नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जंग के भी एथिक्स होते थे। बिल्कुल। और मैं बल्कि इसका एतराफ़ करूँगा कि हमने जो 65 की वॉर देखी, उसमें ये चीज़ें मौजूद थी, दोनों साइड पे मौजूद थी। लेकिन अब शायद मोदी का जब से हिंदुस्तान बना है, एक तो उसने सेकुलर हिंदुस्तान जिसका वो क्लेम करते थे, जो एक उनकी सोसाइटी का फैब्रिक था, वो तो ख़त्म हो चुका है ना, उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसको किसी और की ज़रूरत नहीं थी। वो उसको समझ लें कि सोवियत यूनियन का जैसे गोर्बाचोव था, तो मोदी जो है ना इंडिया का गोर्बाचोव साबित हुआ है। उसने फैब्रिक तबाह किया, वो उसने एथिक्स तबाह किए। आई एम श्योर कि अगर सिर्फ उनके फोर्सेस वालों को कहा जाता कि आप देखिए, आपको वॉर में थोड़ा बहुत एग्जेजरेशन होती है, फॉग ऑफ वॉर में कुछ चीज़ें करेक्ट भी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे अब तो ये कोई 1000 साल 500 साल पुरानी वॉर नहीं है कि वो महाज से शाम से खबरें आएंगी, वो पहुंचेंगी बगदाद तक के कितने फतह हुई, कितने। अब तो इंस्टेंटली चीज़ें आपके जो है अपडेट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में उस बेचारे मार्शल साहब को डेफिनेटली पॉलिटिकली प्रेशराइज किया गया एक हमाकत करके। और हिमाकत ये कि 3 महीने के बाद आपको कहा जा रहा है कि जाके कहिए हमने भी आपके 6 तैयारे तबाह किए हैं। वो भी सडनली ना, मतलब जब अब वो जमीन पे किए या हवा में किए, ये भी नहीं बताना ना। पूरी दुनिया जब तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए हैं, जिनमें राफेल भी हैं, ट्रंप तक कह चुका है, इंडिया के अपने पार्लियामेंट के मेंबर्स कह चुके हैं, लेकिन फिर 3 महीने के बाद सोए उठ रहे हैं, कह रहे हैं हमने गिराए। मेरे ख्याल में मोदी के साथ जितनी एम्बैरसमेंट हो रही है, आपने देखा राफेल इंसिडेंट के बाद वो एक मीटिंग में मैक्रॉन ने हाथ नहीं मिलाया, आगे गुजर गया, ये बीच में ट्राई उसे पकड़ने की कोशिश कर। And it's not the first time such a thing has happened to Modi. This has happened many times now. No, since में ये काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तो मेरे ख्याल है उसने कहा कि साथ में अपने बेचारे एयर मार्शल को भी रगड़ दूं, तो इट्स वेरी बैड। देखिए, ये जो हमने क्लेम किया था उसका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट है। बिल्कुल। अब कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। वो ब्लिप्स हैं, वो सेटेलाइट देख रहा है, वो इनके अपने सिस्टम देख रहे हैं, वो मौजूद है। और फिर आपने देखा कि किसी दुनिया के मुल्क ने उसको डिनाई नहीं किया। मतलब हमने जो किया है उसके ऊपर फिलीपीन, थाईलैंड, कई कंट्रीज में उसको एक केस स्टडी बना के उसके ऊपर सेमिनार्स हो रहे हैं।
Because what we did was unbelievable. अनबिलीवेबल, हमारे अपने जो अवाम के लिए अनबिलीवेबल था। ये नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स अच्छा नहीं करेगी, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अच्छा किया है हमेशा। और बल्कि मैं आपको एक दो इंसिडेंट बताऊं कि यहीं पे लेट मी टेल यू कि आज चूंकि यौम आज़ादी भी है, जी जी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स को जो एक फोकस कायदे आज़म ने दिया था, एक जो इनको दिया था मिशन इनका कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ऐसा बनाओ कि इसका कोई सानी ना हो, और उनके शुरू के अल्फाज क्या थी? 13 अप्रैल 1948 को रसालपुर में कायदे आज़म ने कहा था, अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। अब विजन देखें कायदे आज़म का, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए जल्द अज जल्द अपनी ऐसी एफिशिएंट एयरफोर्स में जिसका कोई सानी ना हो। अब ये हुआ, और आपने तारीख में पढ़ा होगा कि जब कश्मीर की आज़ादी की जंग शुरू हुई तो जो अंग्रेज हमारा पहला आर्मी कमांडर इन चीफ था, उसने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हमारे कुछ फौजी अपने ओन पे गए, हमारे कुछ रजाकार गए। आपको पता है कि एक फ्लाइंग अफसर डोगर हमारे नई एयरफोर्स से साल अभी हुआ है, वो एक बड़ा फ्रेटर जहाज जिसको समझ लें कि जैसे 737 हो आज का, उसको लेके वो कश्मीर की वैलीज में स्प्लाइस ड्रॉप करने के लिए जाता है। फ्लाइंग ऑफिसर, इंडिया के फाइटर्स आते हैं, वो उनसे बच के ड्रॉप्स करके वापस आता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ डेफिनेटली कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी में पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा। छोटा सा कदम था वो, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे मॉर्टर के गोले मौजूद थे, मॉर्टर गन मौजूद नहीं थी। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट खैबर खान एक पुराने जहाज में, जिसका आगे पीछे सीट होती थी, एक कॉकपिट आगे एक पीछे, पिछले कॉकपिट की कैनोपी खोल के उसके अंदर मोटर गन रख के, कोई जीपीएस नहीं था। आज तो आपका फूड पांडे वाला जीपीएस के बगैर नहीं आपके घर पहुंचता, मैं नहीं यहां पहुंच सकता था, सीधी सी बात, मैं आदी हो गया हूं। वो उन वैलीज में से जाके उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में वहां पे उस एयरपोर्ट पे लैंड करके वहां पे वो एक मोटर गन पहुंचाई, जिसकी वजह से दुश्मन को उस मोटर गन से उसको शिकस्त दे के तो ये गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया गया। तो ये तो पाकिस्तान एयरफोर्स का सिलसिला चलता आ रहा है। फिर आपने सुना होगा 1959 में ईद वाले दिन हमने इंडिया का जहाज़ गिराया। 6 सितंबर की जंग 6 को शुरू हुई, हमने 1 सितंबर को सरफराज रफ़ीकी और इम्तियाज़ साहब ने 4 जहाज़ गिरा दिए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का काम है कौम का मोराल ऊपर करना। और 2019 तो आपको भी याद होगा। बिल्कुल याद है। एक शाम पहले क्या मोराल था लोगों का? सुबह जब अभिनंदन की आपने तस्वीर देखी, मोराल कहाँ गया कौम का? स्काई रॉकेट। और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब इनके 6 तैयारे गिराए, 7वां एक बड़ा ड्रोन, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, 7 इज द फिगर, 6 प्रॉपर जहाज है, ठीक है, राफेल है, सू है और MiG-29 है, और एक बड़ा वाला गिराया है। तो आपने देखा कि उसके बाद मोराल कहाँ पे गया कौम का? उस कौम में आप लोग, मीडिया सारा शामिल था, बिल्कुल, हमारे आम लोग शामिल थे। और उसके बाद जब बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ तो वो शाम को जो ट्रम्प वैंस कह रहे थे हमारा नथिंग टू डू, और उसके बाद अचानक सुबह फिर अचानक आपने जंगबंदी करवा दी। मोदी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सोया हुआ था, हमें तो पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं किया, पाकिस्तान गया इनके पास, हम तो डरे नहीं हुए थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ। शुक्र है गज़ाल के, अल्लाह का बहुत करम है कि इससे कौम मुत्तहिद हुई और हमने बुनियानुल मरसूस में जो कामयाबी हासिल की, उसके जो समरात हैं वो चलते आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल चलते आ रहे हैं ना। और इस तरह आप ये देखिए, आप ये सारी मुझे ये सारे किस्से, ये सारी कहानियां और ये सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपने नोटिस किया तब से ना मेरे चेहरे पे एक वाइड स्माइल है। सी मैं अंदर से ना इतना कोई जज्बा जाग जाता है ना, ये सारी कहानियां सुन के मुझे लिटरल गूस बम्स आए हुए हैं। और आपको मजे की बात बताता चलूं, I really wanted to be a fighter pilot, ठीक है, और मेरी अम्मा भी चाहती थी। अब मेरा O लेवल में आके मेरी जरा आई साइट वीक हो गई, और फिर वो जरा मैं जा नहीं सका, मुझे बहुत दुख हुआ। अभी तक इतना होता है कि आप यकीन माने, जब ये सारा मई में चल रहा था, रात के 2 बजे जब इंडिया ने ये सारा अटैक किया, फिर वी स्टार्टेड शूटिंग डाउन देयर प्लेन्स, मैं 2 बजे घर से भाग कर ना ऑफिस आ गया जल्दी। अब अम्मा को बताया सारा सीन जो भी चल रहा था। अपनी मेरी अम्मा का ऐसा जज्बा था, उन्होंने कहा गज़ाल जो भी होना मुझे बताना, सबसे पहले जाके मैं वॉलंटियर करूंगी बॉर्डर पे, मैं जाके करूंगी। क्या बात है। और ये देखिए, ये ऐसी कौम है हमारी, हम लोग डरने वाले नहीं है। और पता नहीं इनको क्यों लगता है कि ये छोटी छोटी ऐसी चीजें करेंगे, मजाक करेंगे और हम डर जाएंगे।
सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने हमें छेड़ा तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी भाई इनके तो पता नहीं, लाहौर की सी पोर्ट तबाह हो जाती है, कराची में ये टैंक लेके आके घुस जाते हैं, हर जगह कब्जा कर लेते हैं, समझ नहीं आती मुझे। यकीन करो ये खबर सुनते ही मैं निकल गया नहर के साथ साथ, ठोकर न्याज तक गया, वागा तक गया कि कहाँ पे बंदरगाह थी, मैंने क्यों नहीं देखी आज तक। मैं खुद बड़ा परेशान था। और पता नहीं क्या क्या। एक और मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि मुरीद का हवाई अड्डा तबाह कर दिया। दूसरा जो कमाल का स्ट्रेटेजिस्ट बैठा था वो कहता है ये कितनी दूर है, कहता है ये बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। और मजे की बात इसमें, ये जो कार्टून इन्होंने बिठाए हुए हैं, ये मोदी ने खुद ही बिठाए हुए हैं, इनमें से एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, मेजर गौरव आर्या सो कॉल्ड। मतलब वो बंदा ऐसी बातें करे बैठ के तो आप हंसो, नहीं तो क्या करो। एक हद तक अफसोस भी होता है आपको। अबे जिसको उसकी अपनी आर्मी ने इतनी जल्दी निकाल दिया, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल, ये भी है वैलिड पॉइंट। मतलब जो किसी काबिल होता तो अगर मिलिटरीली, तो वो बजाय रेडियो पे या यूट्यूब पे बैठ के या टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करने के, वो इस वक्त कहीं ना कहीं कोई अपनी कमान कर रहा होता, इसका कोई अच्छे ओहदे पे पहुंचा होता। साजिद साहब, सम इवन से कि वो जब सही एलओसी पे गया या जब बॉर्डर पे गया, जब असल लड़ने की उसकी बारी आई तो वो डर के उसने आर्मी छोड़ दी। एग्जैक्टली, मैंने भी ये सुना है। फौज का भगोड़ा वो छोड़ी उसने इसीलिए थी, बस जब उसकी हार्ड एरिया में पोस्टिंग है तो छोड़ के आ गया। बस ये फिर मुंह के फायर ही मार सकते हैं ना ये लोग, और हम एक्चुअली करके दिखाते हैं। और वो भी जरा खराब किस्म के, अब मैं क्या कहूँ, बदबूदार किस्म के। बहुत आई मीन आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ऐसी बातें कर कैसे सकते हो? मुझे समझ नहीं आती, मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आती। इट डिसगस्ट मी टू माई कोर। आई थिंक इसमें इनकी खुराक का भी असर है। मतलब ये अब इसके ऊपर मैं मजीद तफसील नहीं बताऊंगा, लेकिन आई थिंक जो कुछ वो मुकद्दस समझ के खाते पीते हैं उसका भी फर्क पड़ता है। वेरी अनहाइजीनिक एंड एक्सट्रीमली डिसगस्टिंग। That's all we have to say. देखिए मैं गज़ाल इसमें leaving aside that the funny part of it जो भी वो करते हैं, मैं कहूँगा कि एक बड़ा फसाद है जो इंडिया ने अपने ऊपर डाला हुआ है। एक जो सेक्युलर स्टेट होने का था, हाँ। और मैं समझता हूँ कि मे भी आज से 20 साल पहले तक काफ़ी हद तक तो मुस्लिम सोशल फिल्में बनती थी, और लेकिन अब वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ, अब हिंदुत्व जब से आई है, प्रॉपर जब से आरएसएस के पास, मोदी के पास कंट्रोल है, बुचर ऑफ गुजरात जब तक उसके पास ही आ गया है, तो पहली बात तो ये फैब्रिक तबाह हो गया, और दूसरी बात ये कि अब उसका ऑब्जेक्टिव जो है सवाए बाय होकर क्रुक पाकिस्तान की दुश्मनी को एक स्लोगन बना के इलेक्शन जीतना। और शुरू से हम उसका यही देख रहे हैं, और शुरू से हम उसका ये वो एक फैशिस्ट है, एक वॉर मॉन्गरर है, ही इज, जिसमें और नेतन्याहू में कोई खास फर्क है ही नहीं, कोई फर्क नहीं है। और हम देखते हैं टाइम एंड टाइम्स अगेन दे हैव प्रूवन कि वो दोनों इकट्ठे हैं। एब्सोल्युटली। आप देखें ना, जो ईरान के साथ एपिसोड हुआ है इजराइल का, उसमें जो जासूस पकड़े गए उनकी कौन हेल्प कर रहा था? रॉ। हाँ, उसमें ज्यादातर कौन थे? इंडियंस थे। रॉ थी, रॉ का मोसाद के साथ लिंक था, और वही लिंक था जो हमें भी बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तंग कर रहा है, टीटीपी के साथ जो मिले हुए हैं। और जो हमारे जो इधर ये ड्रोन्स भेज रहे थे वो किधर के? एक्जैक्टली, इसराइल के बने हुए थे। अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इसराइल और इंडिया दोनों अपना जो असल चेहरा है ना, वो उनका दुनिया के सामने आ रहा है। बिल्कुल। जो प्रॉपर उन्होंने फसाड क्रिएट किया हुआ था ना अपना, और ये फेक प्रोपेगेंडा जो कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और हम देख रहे हैं कि अब माशाल्लाह से जी ट्रम्प और मोदी के रिलेशंस भी काफ़ी घातक जा रहे हैं, और उनकी जनता भी इनसे कोई खासी खुश नहीं है अब। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑल्दो हमें चाइना और अमेरिका के बीच में चूंकि अपना एक कन्फ्रंटेशन है, इकोनॉमिक जॉइंट बनने की कन्फ्रंटेशन है, और उसमें हम अभी तक मैंने देखा कि डिप्लोमेटिकली हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम दोनों फ्रंट्स को, अमेरिका को, ट्रम्प साहब को और चाइना को हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बहुत रीजनेबल, और यही हमें करना चाहिए। हम किसी एक को नहीं कर सकते कि टोटली इनके साथ हैं, इनके साथ है। हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाते हुए। तो इसमें you're absolutely right। ट्रम्प ने देखे ना, उसने जंगबंदी का ऐलान करने से लेके अब तक बार बार मोदी को ट्रम्प ने भी बताया है कि जहाज गिरे हैं तुम्हारे, बताया भी है। और सोचे ट्रम्प जाके ट्वीट कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ये ऑयल की डील करने जा रहे हैं, और क्या पता पाकिस्तान इंडिया को तेल बेच रहा हो, इंडिया पाकिस्तान से खरीद रहा हो। मतलब मोदी को बार बार ना वो हल्की हल्की से ऐसे चपेड़े करा रहे क्योंकि उसको पता कि इंडिया का तेल हम निकाल चुके हैं, अब अपना तेल निकाल के उनको बेचेंगे। तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही बात ट्रम्प ने की है, और हर आए दिन में
अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान ने, मैं कहूँगा माशाल्लाह, हमने सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर बहुत मैच्योर बिहेव किया, जो यूजुअली हम आम हालात में ज़माने अमन में हम नहीं करते। तो ज़माने जंग में हमने बहुत अच्छा बिहेव किया। और अभी हम डिप्लोमेसी में देखें, उन्होंने भी अपनी टीमें बाहर भेजी, शशि थरूर जैसा बंदा भेजा जो बड़ा अच्छा बोलता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कहीं उसको पजीराई नहीं मिली। बिल्कुल, कहीं पे किसी मुल्क ने नहीं कहा कि हाँ पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ था, किसी ने नहीं कहा। दूसरी तरफ हर जगह हमारी जो डिप्लोमेटिक हमारा ग्रुप गया था उसको बड़ी पजीराई मिली है, और हर कंट्री ने एक्नॉलेज किया, हर मुल्क की फोर्सेस ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने उनको मार का हक में, हवा में, फिजा में, जमीन के ऊपर हमने उनको शिकस्त दी है। सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यूएस में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह इंडिया को वार्न किया है और जिस तरीके से किया, जिस हिम्मत से और कॉन्फिडेंस से किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खुले अल्फाज में हम अपने दिफा में किस हद तक जा सकते हैं कहा नहीं जा सकता था। बिल्कुल, जो फील्ड मार्शल आसिम ने कहा, बिल्कुल उससे आग लगी है। अब इंडिया उसको ट्विस्ट दे रहे, जो भी दे ले, और दुनिया समझ रही है जो उनका मतलब था कहने का कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। अगर ऐसी नौबत की कोई क्रिएट करने की कोशिश की गई, खुदा ना खास्ता, कि पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचे, तो फिर छोड़ेंगे हम नहीं, हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। इसकी क्या कॉनोटेशन है मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर इंडिया कहता है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं, तो भाई न्यूक्लियर हमने जो है उससे हमने कोई यूपीएस नहीं चलाना, उसमें हमने कोई जनरेटर नहीं चलाने। अगर मुल्क की सलामती के लिए बनाया है, तो फिर मुल्क की सलामती पे अगर कोई ऐसी नौबत आई, जो अल्लाह करे ना कभी आए, और ये चीज़ भारत को समझनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल ने बड़े खुले अल्फाज में जो एक्चुअल हिडन बात है उसको उन्होंने आया किया है, और इससे इंडिया को बहुत आग लगी है। बहुत वो इसको डिप्लोमेटिकली बड़ा उछालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि उनकी इस उछाल को कोई कैच कर नहीं रहा। और वो तो लगे मैं सर कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है तो कोई और मुल्क वाले कहते हैं हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, कि वो एक जैसे खानदान में एक फेवरेट कजन होता है, वो पहले इंडिया वो होता था, अब अचानक ही ना ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स अब अचानक ही इंडिया अपनी असल शक्ल दिखा के नीचे गिर चुका है, कोई उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, तो वो पागल होकर ना सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाह रहे हैं, पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो ना बस हमें रैटल करने की कोशिशें कर रहा है, ये ऐसा कुछ कर नहीं सकता ऐसे वैसे, जबकि हमने करके दिखाया उनको। यस, वी हैव डन दैट। तो बिल्कुल जैसे आपने पूछा, इसकी इंडिया को तकलीफ, और ये भी तकलीफ है कि फील्ड मार्शल इस दौरान में 2 दफ़ा अमेरिका इन्विटेशन पे गए। बिल्कुल, इन्विटेशन पे गए, और ट्रंप का किसी आर्मी चीफ को मिलना इज वेरी रेयर, बार मिलना वो भी। और वो कहते हैं कि उस टाइम पे मोदी इसलिए नहीं गया, उसको खदशा था कि कहीं ट्रंप उनको फील्ड मार्शल के साथ ना बिठा दे तो इसलिए नहीं गए। ट्रंप मोदी को उनके साथ ना बिठा दें, लेकिन मोदी ने 3 फीमेल ऑफिसर्स को केबीसी पे जाके बिठा दिए। जो हमने देखा कि सारे मई के कॉन्फ्लिक्ट में ऑपरेशन सिंदूर को ले लेके बार बार कर्नल सोफिया कुरैशी एंड 2 अदर फीमेल ऑफिसर जो कि प्रेस रिलीजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रही थी, अब 3 महीने के बाद जी अपने इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने जी केबीसी में जाके अमिताभ बच्चन के सामने बिठा दिया, और अभी भी उनके आप जरा बॉडी लैंग्वेज देखें, ये उसी की कंटिन्यूटी है जो ये बॉलीवुड में फिल्म बनाते हैं कि घुस के मारेंगे। हाँ। और बॉलीवुड में फिल्में बनाते हैं कि जहाँ पे इन्होंने कोई कश्मीर फतह कर लिया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, जिसमें हमने टोपियां पहनी होती हैं, हमें वो पाकिस्तानी की निशानी क्या बनाएंगे, हाँ, बिल्कुल सर पे टोपी रख देंगे, 4 खाने वाला रुमाल रख देंगे, और पान गिलोरी खिला देंगे, कभी कभी ज्यादा पान भी दिखा देंगे। तो आई थिंक ये एम्बेरसमेंट अगेन इन्होंने क्रिएट की है उन 3 फीमेल्स को ला के, शायद उससे वो सिंबलाइज सिंदूर को करना चाहते हैं कि ख़वातीन ही लगाती हैं, मर्द तो नहीं लगाते। लेकिन आई थिंक ये वही बॉलीवुड गेम खेलने की कोशिश है, डिप्लोमेटिकली फेल हो गए हैं, दुनिया ने उनकी बात नहीं सुनी। अब वो कम से कम ये मैं समझता हूँ कि इंटरनल मूव है मोदी की, कि क्योंकि बॉलीवुड से उनकी जो है जनता जो है वो मुतासर होती है, अच्छी खासी वो उनकी कहानियों पे जाती है, तो इसलिए शायद उनको ला के एम्बेरस किया हुआ है। आपने कर्नल कुरैशी की आपने बात की है, सोफिया की आप देखिए कि दौरान जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, और वो उनकी देखे स्पोक्स पर्सन थी, उनकी ऑफिसर थी, खातून थी, लेकिन हिंदुत्वा वालों ने उसकी फैमिली को हरास किया, उसके होम टाउन में उसकी सिस्टर को किडनैप करने की कोशिश की,
और यहाँ पे हमारा एक कामरान मसीह का नाम आया था, हमने ये नहीं देखा है कि वो उसने किया क्या है, हमने उसको सर पे उठा दिया, हमने हीरो बनाया, हमारे मीडिया ने उसको हीरो बना दिया है कि जो भी है और गैर मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, पाकिस्तानी है तो बस पाकिस्तानी है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये शोबिस में जाने की एक और हिमाकत है इनकी, जो एक एयर मार्शल को इन्होंने मेरे ख्याल में एम्बेरस करवाया वहाँ पे बिठा के, तो अब इन खवातीन को एम्बेरस करवाया। एंड आई कुड सी वो जो इनके एंकर हैं अमिताभ साहब, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज चेहरा देखिए, इज पुल डाउन फेस। आप कोई फतह की बात करने बैठे होते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर एक रौनक होती है। आई थिंक अगेन येट अनदर एम्बेरसमेंट फॉर, देखिए ये इंडिया का खासा रहा है। मैं एज ए सोल्जर प्योरली मैं कहूँगा कि मैदान में गिरते हैं आप, बिल्कुल गिरते हैं। अभिनंदन गिरा था, अभिनंदन मेरे लिए, मैं एज खुद एयरफोर्स ऑफिसर सोचूं तो ही वॉज अ फॉलन सोल्जर। और हमने उसको इनिशियली तो लोगों ने, क्योंकि सिविल पब्लिक में था, बाद में जब उसको फौज ने पिक किया उसको संभाला, बिल्कुल संभाला, उसको रिस्पेक्ट दी, अच्छे तरीके से रखा, उसको ग्रेसफुली उसको हैंड ओवर किया जाके वागा के ऊपर। इन्होंने उसको एम्बेरस किया झूठ फैला के कि उसने F-16 गिराया, झूठ फैलाया, उसको वीर चक्र वक्र दे दिया, उसको एम्बेरस करवाया। आप अपने फॉलन सोल्जर को भी रिस्पेक्ट से वापस लेके आते हैं। वही ना, जब आप ग्रेसफुली एडमिट करो ना, तब दैट आपको ना ज्यादा बेहतर आपकी इमेज पोर्ट्रे होती है, रादर देन कि आप एडमिट करने के बजाय प्लेटफॉर्म्स पे जाकर झूठ बोलो और झूठी चीजें क्रिएट करके ना अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करो। करने की कोशिश, आप उसको एम्बेरस कर रहे हैं। अभिनंदन को एम्बेरस किया, ये 3 खवातीन भी हर प्रोग्राम के बाद वो जो भी करोड़पति टाइप है उसमें घर जाके एम्बेरस फील करती है। अभी भी वो आएंगी उधर बैठ के बोलेंगी हमने ये किया, वो किया, ये किया, और फिर जब उनकी सारी मीम्स बनेंगी, जो एविडेंस उनके अगेंस्ट जाएगा, फिर वो एम्बेरस होंगी। और उम्मीद है चाइनीज फिर बड़ी अच्छी मीम्स बनाएंगे, जो उन्होंने बनाए थे, अमेजिंग मीम बनाए थे चाइनीज ने। और हमने एक और चीज हमने भी बड़ी अच्छी बनाई थी, हमने ये भी साबित कर दिया कि सिर्फ मिलिट्री में नहीं, हम जरा मीम्स में भी, डिप्लोमेसी में भी, हर चीज में हम इनसे आ गए। साइबर स्पेस से लेके मीम्स तक कहाँ गई वो सिलिकॉन वैली जो इंडिया में बननी थी, कहाँ गई वो सारे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं जो एक पहले मैं बात कर रहा था कि इंडिया ने कुछ फसाड क्रिएट किया हुआ है। एक क्रिएट किया हुआ कि इतने ट्रिलियन के इनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। आप देखें कि जहां पे 72 करोड़ लोग, 1.5 अरब में से आधी आबादी जो है उसके पास टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, और वो हमने नहीं, फॉरेन मीडिया में दिखाया है कि उनको पब्लिक टॉयलेट बना के रुपए के बस वहां जाने की, कि अगर इफ यू यूज दिस तो आपको रुपया दिया जाएगा। आप किस इकोनॉमिक जॉइंट की बात कर रहे हैं? ये सारा झूठ होता है कि आप पर कैपिटा निकालते हैं किसी मुल्क का तो पता चलता है कि 20 खानदानों के पास सारी दौलत 2 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। आपने सिलिकॉन वैली की बात की, सिलिकॉन, ये फलां का CEO इंडियन है, फलां का CEO इंडियन है, तो हमारे अननोन से आपकी एज के साइबर वॉरियर ने क्या हासिल किया उनका? तो वेयर इज योर सिलिकॉन वैली जो आपके काम ना आए? तो आई थिंक उनका फसाड जो है ना, पूरा पर्दा उतर गया है इकोनॉमिक्स का, और उनका मिलिटरीली जो एक फसाद था और एक एज ए सेकुलर स्टेट स्टार था, उसका पर्दा उतर गया है। एंड ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका ये सारा फसाद वहीं गया जहाँ पे उनका वो सिंदूर गया। सिंदूर, बस ये देखें, बिल्कुल ये ऑपरेशन सिंदूर की बजाय ऑपरेशन विधवा कर देना चाहिए उनको, वो भी खुद के लिए। वो इसलिए 3 खवातीन बेचारी आ जाती हैं, वो विधवा ही लगती हैं, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो बेचारी विधवा ही लगती है हमें। अच्छा सर, साथ ही साथ इन्होंने अब ये भी कहना है, जैसे ये पहले कहते आए हैं कि ये जो सीज फायर ना, इट्स मेयरली अ पॉज, कि हम दोबारा अगर पाकिस्तान ने हमें ऐसे तंग किया, ये किया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर इंडिया कोई ऐसी हिमाकत फिर से करता है, हम फिर से इनका मुंह तोड़ सकते हैं, और किस हद तक तोड़ सकते हैं? फिर ये देखो, पहली बात तो ये कि ये जो अभी इन्होंने हिमाकत की है, मैं 2019 के बाद से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहेंगे, क्योंकि एम्बेरसमेंट हुई ना, कामयाबी होती ना, बंदा कुछ कंटेंट होके बैठ जाता है। और एक और रीजन भी था ना, एम्बेरसमेंट हुई थी मोदी की कोलिशन गवर्नमेंट, फिर वही इलेक्शन कैंपेन, और एम्बेरसमेंट हुई थी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 6 साल कैसे वेट किया है इन्होंने, कुछ ना कुछ करना, ड्रामा ही है पहले इन्होंने, बालाकोट का ड्रामा करें या पहलगाम का ड्रामा करें, करना, या एक्सप्रेस का कर देंगे ना। 19 साल के बाद वो जो एक्सप्रेस इनके समझौता एक्सप्रेस के ऊपर बॉम्बिंग का केस था, फाइनली उन्होंने उनको बरी कर दिया कोर्ट ने, कि वो जो 19 साल तक जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, कोर्ट ने फाइनल फैसला दिया। तो ये एम्बेरसमेंट अभी भी इनको हुई है। और ये बिल्कुल वो जैसे कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारे नेशनल लेवल के ऊपर और हमें तीनों फोर्सेस को वी आर मोर विजिलेंट,
और उनका ये ख्याल है कि वो फिर से कोई सरप्राइज़ देंगे। 2 दफ़ा उन्होंने पहल की, और मैं आपको बताऊंगा, मैं एक जो मिलिट्री स्ट्रेटजी में हम कहते हैं कि जो पहल करता है आधी फतह उसके हाथ में होती है। बिल्कुल। दोनों दफ़ा उन्होंने पहल की और मुकम्मल शिकस्त उनको मिली। ऐसी वैसी। ठीक है, तो हम में बड़ा पेशेंस है, हम पहल नहीं करेंगे। हाँ। हम उनको तीसरी दफ़ा भी अगर उन्होंने हिमाकत की तो आप देखेंगे इससे भी ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है उनकी। और हमारा देखो, हम उनसे 1/3 है। हमारी एयरफोर्स में 350-400 जहाज़ होंगे, उनके पास 1000-1100 जहाज़ हैं। उनकी 17 लाख 15 लाख आर्मी है, हमारी 4.5 लाख 5 लाख, जिसको हम प्रॉपर, सो इज़ द नेवी। तो भाई हम तो ट्रेन ही करते हैं कि हमने टेक्नोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिक माइंड के स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने इनसे आगे रहना है। हमने कितने जहाज़ थे उनके और हमारे कितने थे? उनके 78 के करीब थे, हमारे 35-36 जहाज़ थे। तो लेकिन क्या कर दिया है स्ट्रेटजी है कि हमने एम्प्लॉयमेंट कैसे करनी है। तो ये अभी तक का तो देखें, जब दुश्मन को मार भी पड़ती है तो वो सबक अंदर अंदर कर रहा होता है कि हुआ क्या मेरे साथ, फिर उसको वो काउंटर करता है। तो हम कर रहे होते हैं कि ये तो हो गया, इससे आगे कैसे उसको जवाब देना है हमने। तो आई कैन अश्योर यू, इंशाल्लाह अगर कभी इंडिया ने फिर हिमाकत की तो इससे ज़्यादा ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा। और जो अल्टीमेट, अगर उनका कोई प्लान है तो वो अल्टीमेट वाली बात भी फील्ड मार्शल ने अमेरिका में बैठ के कर दी है। बिल्कुल कर दी है। ऐसे सुनने में आ रहा है इंडिया कोई नई मिसाइल भी टेस्ट कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, तो अपनी समंदरी हदूद भी खाली करा ली है। तो एवरीडे प्रैक्टिस ही है ना, जब भी कोई आप ऐसी नई चीज़ करते हो। तो देखिए, अगर उन्होंने 2-1.5 महीने के अंदर कोई नई सुपीरियर टेक्नोलॉजी के वाला मिसाइल बना लिया है तो बड़ी बात है, कर लें। लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस, इट डजंट मैटर। जब भी आपने कोई टेस्ट फायर करना होता है तो आप जिस एयर स्पेस में से गुजरना होता है मिसाइल ने, और जहाँ गिरना होता है, तो सर्टन एरिया के, ज़रूरी नहीं कि सही जगह गिरे, इधर उधर भी गिर सकते, तो उसको खाली कराते हैं। तो ये आई थिंक रूटीन का टेस्ट है, इससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आपको कुछ खबरें मिली हैं, कुछ खबरें मिलेंगी कि हम भी अपने जो नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेडेड वर्जन है मिसाइल्स के, उनको भी कर रहे हैं। और ड्रोन्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। तो और ये हमारी नई फतह 4 भी आ गई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जी 750 किलोमीटर रेंज है और 330 kg वॉरहेड ये ले सकती है। काफी है ना। तो इंशाल्लाह ताला परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा सर, हमने भी फतह 4 अपनी नई मिसाइल लॉन्च कर दी है। 750 किलोमीटर रेंज है उसकी और 330 kg का वॉरहेड लेके जा सकती है। काफी है मेरे ख्याल से, काफ़ी है। काफ़ी से ज़्यादा ही है इनके लिए। तो देखिए, हमारे अपने इंजीनियर्स और हमारे मिलिट्री माइंड्स कंटिन्यूसली चीज़ों को अपग्रेड करते रहते हैं। और आप को कुछ खबरें मिलेंगी कि टिल्ला जोगियाँ फायरिंग रेंज से, कुछ आपको लगेगा शोमियानी रेंज से, कोई कहीं से। तो बिल्कुल ये नहीं होता कि हमने एक जंग में एक तीर आजमा लिया तो अगला तीर नहीं बनाएंगे। बिल्कुल है। और फतह 5 सब चलेगा। अच्छा, हमारे चाइना से J-35 भी आ रहे थे। आने चाहिए। आई थिंक अभी आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स के J-35 कब आएंगे या आने चाहिए या नहीं। बिल्कुल, जो भी नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, अब जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं पूरे का पूरे, वो आने चाहिए। चाइना इज़ गॉन टू 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, दे आर रियली एडवांसिंग। और हमारा एक ही, जिसको कहते हैं ना, काबिल एतमाद हमारा जो दोस्त भी है और वेपन सप्लायर भी है, वो आप याद रखें कि चाइना होगा और टर्की होगा। अब अज़रबाईजान डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, अज़रबाईजान डिप्लोमेट। तो बिल्कुल है। और आपने देखा कि किस तरह हमने बड़े थोड़े से वक्त में J-10 की इंटीग्रेशन कर ली पूरे सिस्टम के साथ। और किस तरह अब ये नहीं होता कि एक जहाज है, उसको लाना है, उड़ाना सिखाना है पायलटों को और बॉम्बिंग करना सिखाना है। नो, हर एक चीज को इंटीग्रेट करना होता है, हर चीज के साथ इंटीग्रेट करना है। आपका ये जो छोटा सा ये क्लिप बनेगा ना, कितनी चीज़ें हैं। तो इमेजिन करें कि जब एयरफोर्स को डिप्लॉय करना है, 7 ग्राउंड पे आपके आर्मी है, समंदर में नेवी है, तो ये सारी इंटीग्रेशन सारे सिस्टम्स के साथ, सारे वॉरहेड्स के साथ। तो चाइना से इंशाल्लाह जब भी हमें कोई ऐसी फर्दर देखें, इकोनॉमिक्स भी आ जाती हैं। और पहले हमने पूरे अपने जब 17 फ्लीट को अपग्रेड कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। और अब एवियोनिक्स के आप ऑन बोर्ड कैरी क्या करते हैं, आप ऑन बोर्ड जो कैरी करते हैं वो डिफाइन करता है कि ये 4th जनरेशन है, 4.5 है या 5th है।
तो आप इसको भी अपग्रेड कर सकते नहीं, हम हैं। J10 के साथ ऐसे कर सकते हैं इंडिया के साथ, तो J35 के साथ तो सोचना भी मत यार। देखो एम्बेरसमेंट से बचाओ अपने आप को, एम्बेरसमेंट से बचाओ। अच्छा सर, आर्मी रॉकेट फोर्स का थोड़ा सा बताएं, नई फोर्स जो अभी अनाउंस हुई है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? मेरे ख्याल में उसकी डिटेल में इंडिया को ज़्यादा सोचने दीजिए कि क्या बनी है तो उनके साथ क्या होगा। बट आप यकीन रखें कि अगले कोई देखें, अभी तक हमारे चूँकि एक कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसके साथ हमारा उसके इंडिया के साथ फड्डा चल रहा है। बाकी जगहों के ऊपर हमने लैंड फोर्सेस को मूव करते नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे आपने कश्मीर में भी 2 झंडे उनकी पोस्टों पे सफ़ेद लहराते देखे होंगे। बिल्कुल देखे हमने। तो यहाँ पे इन एरियाज़ के जो डिफेंस के लिए जो कुछ भी आर्मी को करना पड़ रहा है, मैं इतना ही कहूँगा कि वो किया जा रहा है। हाँ, जाते जाते, क्योंकि पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो चुका है हमारा, तो जाते जाते कोई एक मैसेज जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ये बात करने का मौका दिया आपने। गुफ्तगू भी आपसे बड़ी अच्छी रही। मैं वही शुरू में मैं एक जुमला कहा था, वही कहूँगा कि हमें मुत्तहिद होने के लिए दुश्मन के हमले का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब एक कौम बन गए हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट है, मीडिया फ्रंट है, मिलिट्री फ्रंट पे सब चर्चा किया है, तो आइए मिल के आज अहद करें। अब बाजे बाजे बजा लें, झंडे वंडे लहरा लें, ठीक है, लेकिन अहद करें कि हमारा हर कदम पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए होगा। मिलिटरीली प्रूव कर दिया, आइए मिलके इकनॉमिक फ्रंट के, इक्तसादी फ्रंट पे अपने आप को मजबूत करें। उसके लिए ईमानदारी और पाकिस्तान से मोहब्बत लाजमी है। थैंक यू सो मच साजिद साहब, थैंक यू सो मच। इट वाज ट्रूली एन ऑनर टॉकिंग टू यू, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला हो। और जैसे कि साजिद साहब ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम ये मान लें और जान लें कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हम पे अटैक करेगा तो फिर हमने यूनाइटेड होना है। आप पहले इतने यूनाइटेड रहो कि कोई अगला बंदा सोच भी ना सके। और बाकी नया दौर जो आना है, वो नया दौर आपने ही लाना है, हमने ही लाना है, और उसकी शुरुआत अपने आप से करनी है हमने। इसी के साथ मुझे और साजिद साहब को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होंगी द नेक्स्ट एपिसोड। और जाते जाते साजिद साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।